स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। ये हमारी सीरीज चल रही है NISM सीरीज 8 की, इक्विटी डेरिवेटिव्स की, जहां पर मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। तो आज का वीडियो है चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में 10 क्वेश्चंस हम करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसको अप्रोच कैसे करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स पर डायरेक्टली मिलेगा। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो NISM सीरीज 8 के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आप पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक के एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन वाइज जो मैंने बना के रखे हैं, पहले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर आप चैप्टर नंबर 8 देखते हो तो बहुत आपको आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। एक सीक्वेंस बना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। सेबी एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, विथ स्टैट्यूटरी पावर। यानी ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो सेबी एक्ट होता है 1992 का, वो सेबी को क्या क्या स्टैट्यूटरी पावर्स देता है। तो पहला पावर आप जो सेबी को मिलता है, वो मिलता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाकर रखना। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी एक पार्ट है। रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, प्रमोट करना है, डेवलप करना है, ज्यादातर लोगों को जोड़ना है इस मार्केट से, ये तो आपका पर्पस हो सकता है। लेकिन आपको उनको सही तरीके से गाइड करके उनको गलत चीजों से बचाना, ये भी आपका काम है, सेबी का काम है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा यहां पर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो आपको देखिए, ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा ना, तो यहां पर आप देखोगे कि आंसर्स होते हैं ऑल ऑफ द अबव। क्यों होता है, आप इस चीज को समझिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं और मैंने ऑल ऑफ द अबव दिया, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो तीनों पॉइंट जो कि इसके आंसर्स हैं। तो अब अगर क्वेश्चन में कोई भी वेरिएशन आता है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नॉन अलाउेबल एसेट्स इंक्लूड, ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको अलाउ नहीं किया जाता एज अ सिक्योरिटीज। तो पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, बैड डिलीवरीज और डाउटफुल डेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड 30% मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसमें भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ही नॉन अलाउेबल एसेट्स है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी आपको वर्कबुक पूरी पढ़नी है, जब आप वर्कबुक पढ़ोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे। अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि इसको आपको क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डैश इज साइंड बाय द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। दिस डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म्स क्लाइंट्स अबाउट द काइंड ऑफ रिस्क दैट डेरिवेटिव्स कैन इन्वॉल्व फॉर द क्लाइंट। इट मेक्स द क्लाइंट अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जब हम कभी भी किसी क्लाइंट से एक केवाईसी कराते हैं, उनका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो एक पूरी की पूरी बुकलेट होती है जब आप फिजिकली साइन करते हो। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे साइंस होते हैं, आपके 30-35 साइंस आपको करने पड़ते हैं। उन 30-35 साइंस में एक पेज होता है, एक पेज नहीं, मल्टीपल पेजेस होता है, जहां पे पूरा का पूरा रिस्क डिस्क्लोजर ब्रोकर आपको करता है। आपको बताया जाता है कि आपकी राइट्स क्या हैं, आप किस तरीके से आप मार्केट में किस किस तरीके से रिस्क बनता है, किस किस टाइप का रिस्क होता है, मार्जिन्स क्या होता है, मार्जिन्स आपको कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, आपको फुलफिलमेंट करना है, सारी जानकारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी का जो युग है वो है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में क्या होता है
जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बोला जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करो। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में क्या होता है, जब आपका अकाउंट ओपन करने की बारी आती है तो वहां पर आपको दिया जाता है यस आई एग्री। जब आप यस आई एग्री कर रहे हो ना, तो आप होता क्या है वहां पे ब्रोकर देता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे, वो ब्रोकर आपको पूरी लिस्ट देता है कि ये रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है। लेकिन आप और हम उसको पढ़ेंगे कहाँ, हम क्या करेंगे, सिंपली यस आई एग्री करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में हम कहेंगे मैं तो एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आपको पता होना चाहिए, इसकी एक कॉपी भी आपको मिल सकती है अगर आप अपने ब्रोकर से मांगेंगे तो। और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो आपको देते भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रैक्टिकली। लेकिन एग्जाम के नजरिए से इस चीज को ध्यान में रखिए, क्लाइंट एक रिस्क डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करता है ब्रोकर के साथ, और वहां पे उसे सारी जानकारी दी जाती है रिस्क से संबंधित। ठीक है। अब द क्वेश्चन नंबर 4, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीजीएफ यानी ट्रेड गारंटीड फंड्स आर टू गारंटी सेटलमेंट ऑफ बोनाफाइड ट्रांजेक्शन, यानी आपका सेटलमेंट होगा ही होगा अगर प्रॉपर ट्रेड है तो। टू इंक्लूड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, बिल्कुल। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, इसी में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, आपको पूछ देगा टीजीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये भी आपको बता दिया है कि ट्रेड गारंटीड फंड। तो आप अगर कभी भी, अगर आप कभी भी क्वेश्चंस को आप, मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, मैं कहने को आपको 10 क्वेश्चन कह रहा हूं, बट ये 10 ही से आपको 20 30 40 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विड नेटवर्थ ऑफ ऑल क्लियरिंग मेंबर्स एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम including intraday should be maintained at 50 lakhs minus level liquid net worth is defined as, तो इसका आंसर होता है लिक्विड एसेट्स माइनस इनिशियल मार्जिन। तो जो भी आपके लिक्विड एसेट्स होते हैं उससे क्या किया जाता है, इनिशियल मार्जिन को माइनस किया जाता है और उसको माइनस करके आपकी नेटवर्थ को डिराइव किया जाता है। Question number 6, reports that a derivative segment of a stock exchange has to provide to SEBI, ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स है जो डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करनी पड़ती है सेबी को? वो है ओकेजन्स व्हेन 99% वार लिमिट हैज बीन वायलेटेड, डिफॉल्ट्स बाय ब्रोकर मेंबर्स, यानी जितने आपके ब्रोकर मेंबर्स हैं वो क्या डिफॉल्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, डेली मार्क टू मार्क एक्टिविटी रिपोर्ट। तो ये तीनों ही एक्टिविटी, ये तीनों ही रिपोर्ट्स आपको सेबी को देनी होती है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Question number 7, a default by a member in the derivative segment will be treated as a default in all segment of the exchange and as a default on all exchanges where he is a member. क्वेश्चन कह क्या रहा है कि अगर मेंबर डेरिवेटिव सेगमेंट में डिफॉल्ट करता है तो उसे सारे सेगमेंट में डिफॉल्टर माना जाएगा। इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो राइट, इसका आंसर यहां पर क्या होगा, इसका आंसर यहां पर क्या होगा, ये होगा ट्रू। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट should have a separate governing council and representation of trading and clearing members should be limited to 40% of the total governing council, whether it is true or false। तो यहां पर आंसर होगा ट्रू। लेकिन मैं क्वेश्चन को एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए क्या होता है कि डेरिवेटिव एक्सचेंज या सेगमेंट की एक सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होती है, वहां पर ट्रेडिंग मेंबर का रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए मैक्सिमम उस गवर्निंग काउंसिल में, तो वो होना चाहिए ओनली एंड ओनली 40%, उससे ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना। Question number 9, the trading of derivatives is governed by provision contained in Securities Contract Regulation Act 1956, the Securities Exchange Board of India Act 1992, the rules and regulations framed thereunder and other rules and bylaws of the stock exchange। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो फिर से आप देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा ट्रू। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रू। अब मैं आपको क्वेश्चन वापस एक बार क्लियर कर देता हूं, यहां पर बात किस चीज की हो रही है। बहुत सारे लोग क्या होता है
उनकी रीडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो समझ नहीं पाते क्वेश्चंस को, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, जब डेरिवेटिव्स को गवर्न कहां से किया जाता है, एससीआर एक्ट 1956 है, सेबी एक्ट है 1992 का, वो भी आता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर द बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो सेबी का एक्ट है, एससीआरए एक्ट है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे जो होते हैं वो हेल्प करते हैं गवर्न करने पे किसी भी डेरिवेटिव सेगमेंट को। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। Derivatives is defined as securities derived from a debt instrument, share, loan, whether secured or not, risk instrument or other contracts, right? Contracts which derives its value from the price or the index of prices of the underlying security. तो इसका आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। यहाँ पर क्या क्या रहा है, देखिए डेरिवेटिव एक बहुत ही ब्रॉड टर्म्स होता है। डेरिवेटिव किसी भी चीज का हो सकता है, वो शेयर्स का हो सकता है, वो लोन का हो सकता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है। वो डेट इंस्ट्रू जो लोन होता है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, किसी भी तरीके का रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। देखिए इस चीज को समझिएगा, विक्स का डेरिवेटिव हो सकता है। विक्स क्या है? वोलेटिलिटी इंडेक्स, राइट? तो निफ्टी क्या है? स्टॉक का इंडेक्स है। तो हर अलग अलग चीज का डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, राइट? तो दोस्तों देखिए, ये मेरी कोशिश थी लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो कि है चैप्टर नंबर 8, उसको मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन से संबंधित आपके सामने लेकर आता रहूंगा। हमारी ट्राइब को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को के साथ शेयर कीजिए और सारे वीडियोस को एक एक करके आप देखिए, ताकि आपको पूरा नॉलेज इनहैंस हो सके। किसी और सब्जेक्ट के बारे में आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज उनके उसके लिए भी बनाऊं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द आपके सामने उन वीडियोस को लेकर आऊंगा।